नमस्कार, मैं अंकित स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल टीचर एजुकेशन में। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ताम्र एवं कांस्य युग, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि प्राचीन सभ्यता के क्रमिक विकास को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया था। पहला पाषाण काल, दूसरा जो है आपका ताम्र एवं कांस्य युग, तीसरा आपका जो आता है वह लौह युग को आता है। तो अभी हम ताम्र कांस्य युग के बाद लौह युग को पढ़ेंगे। पाषाण काल को कितने भागों में विभाजित किया गया उसको हमने पिछली क्लास में विस्तार से पढ़ लिया था और समझ लिया था। तो चलिए शुरू करते हैं कि मानव को धातुओं की एक ऐसी सामग्री मिली जो पत्थर से अधिक टिकाऊ थी। यानी पाषाण काल में जो मानव को औजार प्राप्त हुए थे या मानव ने जिन औजारों को निर्मित किए थे वे सभी औजार पत्थर के थे। उसके बाद पाषाण काल के बाद एक ऐसा युग आता है जो ताम्र या कांस्य का युग आता है। वे सभी औजार पत्थर से भी ज़्यादा टिकाऊ थे, ठीक है, जिसका प्रयोग विविध प्रकार के औजारों, उपकरणों और हथियारों को बनाने के लिए किया जाता था। इससे मानव की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती थी। जब मानव की दृष्टि ताम्र पर पड़ी यानी तामा पर पड़ी, तब वह कठोर होने के कारण मानव को आकर्षण का कारण बना। यानी ताम्र या कांस्य युग में जब मानव की दृष्टि या मानव का नज़र तांबे पर पड़ा, तब उन्हें लगा कि यह तांबे का जब औजार हम निर्मित करेंगे तो यह औजार पत्थरों के औजार की बजाय काफ़ी टिकाऊ होगा, मजबूत होगा। तो वे तांबे के जो है औजार बनाने लगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि पत्थर ने या तांबे के पत्थर का स्थान ले लिया। विश्व के कुछ भागों में काफ़ी लंबे समय तक तांबे के औजार का इस्तेमाल पत्थर के औजार के साथ साथ होता रहा। जिस काल में मानव ने पत्थर और तांबे का औजार का साथ साथ प्रयोग किया उसे ताम्र पाषाण काल कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे हम समझेंगे। ताम्र पाषाण काल किसे कहा जाता है? ताम्र यानी तांबे का, जो तांबा है तांबे का औजार, पाषाण जिसे पत्थर कहते हैं, पत्थर का औजार। तांबे और पत्थर के औजार का एक साथ प्रयोग जिस काल में किया जाता है उस काल को ताम्र पाषाण काल कहा जाता था। ठीक है, जैसे कि पत्थर के छोटे छोटे औजार बनाए जाते थे जिसमें उसकी मुठिया जो थी वह तांबे का बनाया जाता था, जिससे उस युग के मानव को प्रयोग में लाने के लिए आसानी भी हो, लंबे समय तक वह उससे अपना प्रयोग कर सके, वह मजबूत भी था, टिकाऊ भी माना जाता था। इस काल की प्रारंभिक चरण में मानव को तांबे के बारे में पता नहीं था, जिससे खानों से निकाला जाता था। मानव केवल प्राकृतिक तांबों का प्रयोग करता था, जिसे नदियों के तट पर जमा करता था। जो नदी के तट पे तांबे जमा करते थे, उन्हीं तांबों के प्रयोग से मानव अपने जीवन में या अपने उपयोग में लाने के लिए तांबे का औजार बनाकर प्रयोग किया करते थे। आगे हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसको कि मानव तांबे से ही संतुष्ट नहीं था। यानी जब मानव को पत्थर की औजार के बाद तांबे की औजार प्राप्त हुए या वे उपयोग करने लगे उसका बनाकर, उसके बाद भी मानव उस औजार से संतुष्ट नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने टीन जस्ता की खोज की, यानी टीन जिसे जस्ता कहा जाता है। तब वे जस्ता और तांबे को मिलाकर एक मिश्रित धातु बनाकर वे एक मिश्रित धातु का प्रयोग किए, एक बनाए जिसे कांसा कहा जाता है। कांसा जस्ता और तांबे का मिश्रित धातु है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। कांसे मानव के विकास के लिए तांबे से अधिक उपयोगी प्रमाणित हुआ, क्योंकि कांसा तांबे की तुलना में अधिक सख्त था, अधिक कठोर था। इससे बने जो उपकरण थे या औजार थे वह अत्यंत मजबूत और टिकाऊ थे। यानी
पत्थर की औजार के बाद जब मानव ने तांबे का हथियार या औजार प्रयोग में लाया, उसके बाद मानव तांबे के औजार से संतुष्ट नहीं हुए, तब वे तांबा और जस्ता दोनों को मिलाकर एक ऐसी धातु बनाई जो कांसा कहलाया। कांसा के प्रयोग से, कांसा के उपयोग से मानव ने अत्यंत मजबूत और टिकाऊ औजार बनाना शुरू कर दिया। मजबूत औजारों के कारण बढ़ईगिरी यानी लकड़ी के काम का विकास हुआ। मानव ने शीघ्र ही पहिए का आविष्कार किया। इस काल में मानव द्वारा कांस का या कह सकते हैं कांसे का सर्वाधिक प्रयोग किया गया, जिसे कांस्य युग कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में पूछा जाए कांस्य युग किसे कहा जाता है, तो मानो जब तांबे की हथियार या औजार के बाद टीन का उन्होंने खोज की, जब टीन और तांबे से मिलाकर कांसा धातु बनाई, उस धातु से निर्मित हथियार बनाने लगे, तो वे युग जो है वे काल कांस्य युग कहलाने लगे। आगे हम देखेंगे पहिए के आविष्कार ने मानव सभ्यता के विकास में गति की तीव्रता बढ़ाया। यानी जब नवपाषाण काल में मानव ने पहिए का आविष्कार किया, पहिए के आविष्कार होने के बाद मानव को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में सुगमता हो गई, आसानी हो गई। उसके बाद मानव की विकास की गति में तीव्रता बढ़ गई। इन सभी की महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम बात करेंगे कि मानव सभ्यता के विकास में हुए निम्नलिखित प्रभाव क्या क्या थे पहिए के आविष्कार होने के बाद। पहिए के आविष्कार होने से मानव चाक की सहायता से मिट्टी बनाना शुरू कर दिया। यानी जब पहिए की आविष्कार हुआ, उसके बाद मानव चाक निर्मित यानी वैज्ञानिक मशीन की सहायता से मिट्टी के बर्तन यानी मृद भांड को बनाना मानव ने शुरू कर दिया। पहिए की सहायता से कताई का कार्य आसान हो गया, जिससे भविष्य में कपड़ा बन सका। यानी पहिए की सहायता से मनुष्य जब कताई का कार्य यानी कपड़े का कार्य पेड़ों के छालों रेसाओं से बनाते थे, तब वे पहिए की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक उस सामग्री को इकट्ठा कर कपड़े बनाने में उन्हें सहायता मिली। पहिए ने यातायात के क्षेत्र में क्रांति ला दी। पहिए की सहायता से तेज चलने वाली गाड़ी बन सकी, जिससे यात्रा करना, सामान ढोना आसान हो गया। ये सभी पहिए के आविष्कार के महत्वपूर्ण जो है बिंदु हैं, विशेषताएं हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर कांस्य युगीन प्रारंभिक सभ्यताओं का समान विशेषता जो काफी महत्वपूर्ण है। कांस्य युगीन यानी तांबे के बाद जब कांस्य युग आया, कांसे का हथियार बनाए गए, तो वे जो युग था वह कांस्य युग था। विश्व के विभिन्न भागों में अनेक सभ्यताओं का विकास हुआ, जिसमें इन सभ्यताओं के मानव प्रकृति का महत्वपूर्ण योगदान था। सिंधु नदी के किनारे सिंधु सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता, दजला एवं फरात नदियों के तट पर सुमेरिया की सभ्यता और नील नदी के तट पर मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ। कब? कांस्य युग के बाद। आगे हम देखेंगे कि जैसे एक प्रश्न बन सकता है कि नदियों के किनारे इन सभ्यताओं का विकसित होने का कारण क्या था या कारण थे, प्रश्नवाचक चिन्ह। इस पे आप विचार करेंगे। जैसा कि पिछली क्लास में हमें बताया था कि जब मानव पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल में अपना निवास करते थे, तो वे सभी जो जहाँ निवास करते थे, जल स्रोत जहाँ तालाब हुआ करते थे या नदियाँ हुआ करती थी, वहीं पे वे निवास करते थे ताकि उन्हें जल जो है पानी मिल सके। नदियों के किनारे भूमि नर्म और उपजाऊ थी, यानी उन्हें खेती करने में बहुत आसानी थी कि वे जो भूमि थी उपजाऊ थी और नर्म थी। मानव जीवन के लिए जल आवश्यक है। नदी तट पर बसने से जल का अभाव नहीं होता था, जैसा कि हमने बताया कि जब मानव निवास करते थे नदी तालाब के किनारे, जिससे खाने के बाद उन्हें जब पानी की आवश्यकता हो, जल की आवश्यकता हो, तो उसका अभाव न हो, इसलिए वे नदियों के किनारे विकसित
या नदियों के किनारे अपना निवास स्थान बना लिए। नदियां प्रारंभ से ही यातायात का मुख्य साधन माध्यम रही है, अतः नदी के किनारे रहने से यातायात में कोई परेशानी नहीं होती थी। यानी प्राचीन काल में जो यातायात की सुविधा थी, यातायात की माध्यम थे, यानी एक सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए नदियां ही मुख्य माध्यम थी, जिससे वे आसानी से यहाँ से एक दूसरे स्थान पर सामान को पहुँचा देते। नदियों में समय समय पर बाढ़ आती रहती थी, जिससे बंजर भूमि पुनः उपजाऊ बन जाती थी, क्योंकि बाढ़ के पानी के साथ साथ अनेक खनिज मिट्टी में मिल जाते थे। यानी जब नदियों में बाढ़ आता था, जब नदियों के किनारे की जो भूमि थी उसमें अनेक प्रकार के खनिज, जो मिट्टी में खनिज तत्व थे, वे आकर उस भूमि में मिल जाते थे, जिससे भूमि उपजाऊ हो जाती थी और वे अपने फसल को आसानी से अच्छे प्रकार से कर लेते थे। कृषि में सुधार, यानी जैसा कि हम देख रहे हैं, कांस्य युग ताम्र युग में कृषि में सुधार हुआ। क्या क्या, जैसे कि आरंभ में लकड़ी के हल को मानव खींचता था, मगर बाद में मानव ने इस हल को पशु से खिंचवाने लगे। यानी जब कांस्य युग का जो शुरुआत हुई, तब मानव पशुओं की सहायता से हल को चलाना सीख गया और भूमि को उपजाऊ कर नदियों के पानी से वह खेती करने लगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे नहरों एवं शहरों का उदय। कांस्य युग में कह सकते हैं, ताम्र युग में नदियों एवं शहरों का उदय हुआ। कांस्य युग के आगमन से ही नदियों एवं शहरों का उदय होना आरंभ हो गया। इस काल में सिंचाई की सुविधा का विकास होने के कारण अनेक समुदायों ने मिलकर एक ऐसी केंद्रीय सत्ता की स्थापना की जिसे आधिपत्य सभी स्वीकार करे, ताकि संस्था सिंचाई के साधन के विकसित की ओर ध्यान दे। यानी जब मानव ताम्र युग या कांस्य युग में निवास करने लगे, तब वे नदियों के पानी या नदियों के जल से कृषि करने लगे। तब उन्हें आवश्यकता हुई गृह निर्माण, यानी घर के निर्माण के लिए। फिर वे गृह निर्माण कर वह एक जगह रहने लगे, सामुदायिक रूप में रहने लगे। धीरे धीरे वे वहाँ नगरों और शहरों का निर्माण करने लगे। ठीक है, आगे हम देखेंगे व्यापार एवं विकास। यानी कांस्य युग में मानव सामाजिक जीवन संगठित होने लगा। जब वे कृषि करने लगे, वे कृषि से सामुदायिक रूप में रहने लगे, नगरों शहरों का विकास होने लगा। तब उन्हें आभास हुआ कि व्यापार का विकास होना चाहिए। तो कैसे वे संगठित रूप से व्यापार का विकास करते हैं? कृषि और इसके अतिरिक्त अन्य आविष्कारों के कारण मानव ने एक स्थान पर अस्थायी रूप से रहना तथा परिवार के रूप में जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया। जब मानव को सभी चीज़ों का ज्ञान हो गया, तो मानव सामाजिक रूप से, संगठित रूप से एक जगह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। उसके बाद वह परिवार को भी अस्थायी रूप से लेकर एक जगह जो है रहने लगा। आगे हम देख लेते हैं कि दिया है कि परिवार के सभी सदस्य उसकी आज्ञा का पालन करते थे। अनेक कह सकते परिवारों की जातियां मिलने से कबीले अस्तित्व में आए। प्रत्येक कबीले का मुखिया होता था, जो अपने कबीले का नेतृत्व करता था। यानी उस समुदाय का एक मुख्य व्यक्ति होता था, जिसे मुखिया कहा जाता था। वे मुखिया किसी कार्य के लिए सबसे पहले अग्रणी होता था, नेतृत्व करता था उस समुदाय के लिए, उस कार्य के लिए। ठीक है, आगे हम देखेंगे, दिया है शासन व्यवस्था का उदय। यानी जब कांस्य युग में नगरों का विकास हुआ, शहरों का विकास हुआ, कृषि करना प्रारंभ किए, उसके बाद व्यापार होने लगी, तब शासन व्यवस्था का उदय हुआ। व्यापार के विकास और नगरों के साथ साथ ही जनजीवन की रक्षा की समस्या उठ गई। यानी व्यापार के विकास और नगरों के साथ साथ जब मनुष्य वहाँ जीवन यापन करने लगी, तो उनकी एक सबसे बड़ी समस्या थी क्या? जीवन की रक्षा। जीवन की रक्षा के लिए एक समस्या उठी, तो लोग किसी तरह निश्चित
शासन व्यवस्था को लागू करने का प्रयास किए, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य का उदय हुआ। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जैसा कि हमने बताया कि जब जीवन की रक्षा की समस्या उठी तो लोग एक निश्चित शासन व्यवस्था जो है लागू करने का प्रयास किया, जिससे शासन व्यवस्था का उदय कांस्य युग में हुआ। ठीक है। राज्य की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य एक सुचारू शासन व्यवस्था को लागू कर लोगों के जीवन एवं संपत्ति का रक्षा करना। यानी जब धीरे धीरे लोग शासन व्यवस्था को लागू कर दिए तो वह धीरे धीरे सुचारू रूप से उनके जीवन, उनकी संपत्ति की सुरक्षा के लिए वह शासन व्यवस्था लागू हुआ। आगे हम देखेंगे धर्म एवं भाषा एवं कला का विकास। धीरे धीरे भारत में जो है उपयोग में लाई गई धातु कांसा थी, जिसके कारण पवित्र माने जाती थी। कांस्य युगीन सभ्यता के लोग प्राकृतिक शक्तियों, सूर्य चंद्रमा के अतिरिक्त देवी देवताओं का भी पूजन करते थे, भिन्न भिन्न शक्तियों के प्रतीक थे। यानी धर्म में देखा जाए कि भारत में लाई गई धातु जो थी कांसा थी, जिसके कारण वह पवित्र मानी गई। जो भारत यहाँ कांस्य युगीन जो सभ्यता थी वह प्राकृतिक जो शक्तियाँ थी, चाहे सूर्य हो, चंद्रमा, उसके अतिरिक्त देवी देवताओं का भी पूजन करने लगे। तो ये कांस्य युगीन जो है कि हम देख रहे थे। आगे हम देख लेते हैं कि मानव ने सर्वप्रथम जिस धातु की खोज की थी वह धातु कौन सी थी? वह तांबा धातु थी। काफ़ी महत्वपूर्ण है। तांबे के पश्चात मानव ने टीन या जस्ते की खोज की, जिससे इसके बाद तांबा एवं जस्ता को मिलाकर एक मिश्रित धातु बनाई जो कांसा कहलाई, जो कि अभी हमने पढ़ा था। काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे देख लेते हैं। कांसा मानव के जीवन के लिए तांबे से अधिक प्रयोग सिद्ध हुआ, क्योंकि कांसा अत्यधिक कठोर होने के कारण इससे बने उपकरण और हथियार अत्यंत मजबूत एवं टिकाऊ थे। तो ये रहा आपका ताम्र युग। अब आगे हम चलते हैं, देख लेते हैं लौह युग, यानी काफ़ी महत्वपूर्ण है लौह युग, जो तीसरा युग है। इसमें देख लेते हैं कि ताम्र एवं कांस्य काल के बाद लौह युग का प्रारंभ हुआ। लौह युग का आरंभ उत्तर तथा दक्षिण में भारत में एक साथ नहीं हुआ। दक्षिण भारत में उत्तर पाषाण काल के बाद ही इसका प्रयोग माना जाता है। लौह युग का प्रारंभ जो है ताम्र या कांस्य काल के बाद माना जाता है। दक्षिण भारत के उत्तर पाषाण काल के बाद ही इसका आरंभ, यानी किसका, लौह युग का आरंभ माना जाता है। परंतु उत्तर भारत में ताम्र काल के बाद इसका प्रयोग आरंभ हुआ। विद्वानों का मानना है, क्या विद्वान मानते हैं कि उत्तर भारत में इसका प्रयोग ईसा पूर्व के लगभग 1000 वर्ष पूर्व मानी जाती है। ठीक है। जो लौह काल के लोग पामीर पठार की ओर धीरे धीरे आए, जो कि महाराष्ट्र में बस गए। लौह काल मनुष्य के जीवन का वैज्ञानिक विकास आरंभ हो गया, जिससे जीवन में बहुत बड़ी क्रांति या परिवर्तन आ गए। ध्यान देंगे कि लौह युग आते आते मनुष्य का जो जीवन था वह उसमें विकास हो गया, विकास की तीव्रता बढ़ गई, जिसमें उनका वैज्ञानिक विकास हुआ, जिसमें एक उनके जीवन में एक बहुत बड़ी क्रांति या परिवर्तन हुआ, जिससे उनका जीवन सुखमय बनने लगा और इनकी सभ्यता संस्कृति में उन्नति हो गई, जिससे अन्य धातुएं उतनी सहायता नहीं मिली जितनी लौह से मिली। यानी लौह युग में जो विवरण मिलता है उससे पता चलता है कि लौह युग से पूर्व जो ताम्र युग था, उसके बाद जब लौह युग आया, इस लौह युग में मानव को वैज्ञानिक विकास हुआ, जिससे उनको जीवन में सुखमय मिला, उनकी सभ्यता में, उनकी संस्कृति में उन्नति हुई, जिनसे लौह से इन्हें इन सभी महत्वपूर्ण चीज़ें मिली। आगे हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, पृथ्वी पर मानव जीवन की उत्पत्ति कैसे हुआ, प्राचीन सभ्यता के क्रमिक विकास को कितने भागों में विभक्त किया गया है, पाषाण की विस्तृत जानकारी जो कि हमने क्लास में पढ़ लिया है, कांस्य युग के बारे में, कांस्य युग में पहिए का आविष्कार मानव जीवन की सभ्यता को किस प्रकार प्रभावित करता है, जो कि हमने क्लास में विस्तार से पढ़ा और समझा है। आगे दिया है मानव द्वारा धातुओं के प्रयोग के विषय में आप क्या जानते हैं, विस्तृत विवेचना करिए। इन सभी तथ्यों, इन सभी पॉइंटों पर
टॉपिक पर हमने विस्तार से पढ़ा और समझा। जहाँ भी जो चीज़ें आपको समझ में ना आए उन चीज़ों को आप अच्छे से समझिए, वीडियो को पॉज करिए, अपना नोट्स बनाइए अपनी भाषा में ताकि आप चीज़ों को समझ सकें, याद रखिए ताकि एग्ज़ाम में अच्छे से लिख सकें। इसका पीडीएफ आप सभी लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले नए पाठ को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।